गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द एस्पिरेंट्स चैनल। और कैसे हो आप लोग? काफ़ी फिर से लेट हो गया है हमारा। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले ख़त्म करना है, अपन कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने बोला है तो वो डेडलाइन क्रॉस नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने बजट स्टार्ट किया था राइट, तो उसी बजट के रिलेटेड चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में भी देखेंगे। ठीक है? ओके। चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके, यस। सी, देखिए बजट जो है, इस बजट को ना हम यहाँ पे दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है एक रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का मतलब है ऐसा बजट जहाँ पे जिससे आपकी लाइबिलिटीज या एसेट्स में इम्पैक्ट आएगा, ऐसे खर्चे, ऐसे इनकम जिनके बेसिस पे आपकी लाइबिलिटीज या आपके एसेट्स को इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, वैसे बजट को, वैसे खर्चों को, वैसे खर्चे और वैसे एक्सपेंडिचर के जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलेंगे कैपिटल बजट के नाम से जानेंगे। लेकिन जहाँ पे जो आपकी डेली बेसिस की खर्ची है, मतलब खर्चा है, जहाँ पे जैसे मान लो सैलरी देना है ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना। अब सैलरी देने से आपके असेट्स थोड़ी चले जा रहे हैं कहीं पे, असेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इंटरेस्ट पेमेंट करने से आपकी जो लाइबिलिटी है कि आपको लोन देना है वो खत्म तो हो नहीं रहा है, आपको लोन तो देना ही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने से भी आपकी कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रही है, नहीं सैलरी देने से आपकी लाइबिलिटी कोई खत्म हो रही है, आपको देना ही है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। टैक्स देने से, जैसे टैक्स जो है वो आपको कंपलसरी पेमेंट है, जो भारत के लोग हैं सरकार को उनको देना ही देना, इट्स ए कंपलसरी पेमेंट। और बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि आप टैक्स रिक्लेम करो कि आपने टैक्स दिया था मुझे रिटर्न चाहिए, नहीं, या आप रिटर्न रिक्लेम नहीं कर सकते हो। तो जहां पे चीजें आप लाइबिलिटी और एसेट्स को इम्पैक्ट नहीं करती है, वैसे खर्चों और वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू बजट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे ठीक है, इसी में जैसे मान लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू बजट, बजट का मतलब क्या है? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर जो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स के थ्रू आ सकते हैं, नॉन टैक्स के थ्रू आ सकते हैं। टैक्स यानी कि जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस देते हो, या फिर जितने भी अदर टैक्सेस है वो सब टैक्स रेवेन्यू के कैटेगरी में आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब जैसे फाइन हो गया, ठीक है, जैसे फाइन हो गया, सेस हो गया, ये सब सारी चीजें किस में आती हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आएगी। ठीक, ओके। और क्या आ सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? आप कहाँ खर्च करते हो? तो वो खर्च जो आप कमिटेड है, मतलब आपको पेमेंट करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को आप पेमेंट करते हो, ग्रांट करते हो स्टेट्स को, है ना, बहुत सारे स्टेट्स को आप ग्रांट देते हो। मनरेगा के लिए आपने इतना सारा फंड रिलीज कर दिया, ठीक है, तो वो सारे पैसे हो गए। या फिर आपने सैलरी पेमेंट करनी है ना, डिपार्टमेंट के लिए, या फिर आपको इसरो को फंड देना है। तो ये सब क्या है? ये जो आपके खर्चे जो आपने ऑलरेडी कमिट करके रखा हुआ है, जिसके चलते आपकी लाइबिलिटी या एसेट्स में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? एक ऐसे रिसिप्ट होते हैं जो बेसिकली जिसके बेसिस पे सरकार की ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही सरकार का इससे असेट्स का कोई लॉस होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट लेकिन नॉन रिडीमेबल भी है, यानी कि आप रिक्लेम नहीं कर सकते सरकार से कि आपने दिया है तो आपको वापस चाहिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब टैक्स रेवेन्यू तो हमने देख लिया कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने किसी इंसान को लोन दिया या फिर किसी स्टेट को लोन दिया, ठीक है, आपने एक स्टेट को लोन दिया है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो जब आप इंटरेस्ट लोगे तो उस इंटरेस्ट के लेने से क्या आपका जो असेट है जो आपने स्टेट्स को दिया है, क्या वो आपको नहीं मिलेगा दोबारा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ये इंटरेस्ट तो एडिशनल पेमेंट है, वो तो करना ही है, वो आप कमिटेड है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है आपको आपके लोन पे, जो आपने दिया है किसी को भी, या जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो डिविडेंड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने जो कहीं किया है, वो सब के सब क्या है? वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू है। यानी कि टैक्स, ये रेवेन्यू ही है, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपको कहीं से कैश, जैसे नहीं बहुत बार होता है कि बहुत सारे जो कंट्रीज होती हैं, वो जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये बेसिकली क्या करते हैं? अपना इन्फ्लुएंस या फिर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए
बहुत सारे पैसे ग्रांट में दे देते हैं। अब जब ये पैसा ग्रांट में आया तो क्या इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ी? क्या आपको इससे पैसा चुकाना है वापस बाद में? नहीं, आपको चुकाना नहीं है। तो क्या ये कैपिटल रिसिप्ट होगा? नहीं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये पे लाइबिलिटी कुछ बनी नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी हो गया कैश ग्रांट्स। हमेशा एक बात बस ध्यान में रखिएगा, जो पैसा आएगा या जाएगा, अगर उससे आपकी लाइबिलिटी में या एसेट्स में कहीं भी इंपैक्ट हो रहा है तो ही आप उस दोनों के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। जैसे मान लो कि इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है, डिपार्टमेंट को पेमेंट करना है, वो सब सैलरी पेमेंट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? जैसे वैसे पैसे, वैसे रिसिप्ट्स जो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या आपके एसेट्स को रिड्यूस करते हैं या उसको इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके चलते आपकी लाइबिलिटी या जिससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या फिर आपके एसेट्स का लॉस हो जाए या फिर गेन हो जाए, यानी कि अल्टीमेटली मोटा मोटी इन दोनों में कहीं इंपैक्ट आ गया तो वो आपकी कैपिटल मतलब रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। अब कैपिटल रिसिप्ट जैसे मान लेते हैं, कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? जैसे आपने बहुत बार देखा हुआ लोन लिया, ठीक है, तो लोन जब आपने लिया तो वो लोन आपके पास आया, यानी कि पहली बात तो रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि आया वो आपके पास। लेकिन इस लोन के आने से क्या आपके पास ये एक लाइबिलिटी है कि आपको इसको पेमेंट भी करना है? ऐसा तो नहीं कि आपके पास जब लोन आया तो आपके पास ये बाद में उसको पेमेंट नहीं करना, यानी कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये जो पेमेंट है, ये जो लोन है, ये जो बोरोविंग है, वो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर मान लो कि सरकार ने आरबीआई से बोरो कर लिया, कॉमर्शियल बैंक से बोरो कर लिया, कहीं से भी बोरो कर लिया, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से बोरो कर लिया, है ना। हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा है कैसे सरकार जो है वो पैसा रेज कर सकती है। तो अगर किसी भी थ्रू से करा तो बेसिकली वो क्या है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। अब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसको खर्च करने से सरकार के एसेट्स क्रिएट होते हैं या फिर उनकी लाइबिलिटीज हटती है। अब ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके चलते आपके एसेट्स क्रिएट होते हैं? यार मान लो कि आप जमीन एक्वायर करना चाहते हो, सरकार जमीन खरीदती है ना अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, तो जब वो जमीन खरीदेगी तो वो एक एक्सपेंस कर रही है, यानी कि पैसा तो गया, एक्सपेंडिचर आपने किया, लेकिन उससे क्या हुआ, आपके पास जमीन आया ना, और जमीन क्या एसेट्स है, तो एसेट्स तो बढ़ गया, यानी कि अल्टीमेटली एसेट्स और लाइबिलिटी वाला एक इंपैक्ट हुआ, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। आप मशीन खरीद रहे हो, आप हाईवे बना रहे हो, रोड बना रहे हो, ये सब तो है। आज अगर आप देखोगे भारत में रिसेंट टाइम में भी, तो हमारा जो टोटल बजट होता है उसका लगभग 30% हम तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है कुछ समय में, यानी कि हम ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें एसेट्स बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी बजट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट को देखते हैं। यार देखो, डेफिसिट दो टर्म्स होता है, एक होता है डेफिसिट और एक होता है डेट। ठीक है, डेफिसिट एंड डेट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? डेट का बेसिकली मतलब है कि आपने टोटल उधार कितना लिया है, टोटल बोरोविंग्स आपकी कितनी है किसी भी तरीके से। और डेफिसिट का मतलब है, जैसे मान लो कि आपके खर्चे 100 रुपए थे, ठीक है, और आपने उधार लिया था मान लो कि 85 रुपये उधार लिया था। ठीक है, आपके खर्चे 100 थे, एक्सपेंडिचर 100 था, और आपने उधार कितना लिया था, 85 लिया था, और आपके पास पहले से 5 रुपए थे, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं अभी? 90 रुपीज है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर 100, रिसिप्ट कितना हो गया? 90। तो इसमें डेफिसिट कितना है, मतलब अंतर कितना है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का अंतर कहलाता है डेफिसिट। यहाँ 10 डेफिसिट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो डेप्ट है वो तो ज्यादा हो सकता है ना। आपने अपने 90 में जो आपके पास रिसीव आया था उसमें 85 तो लोन लिया था, 85 तो कर्ज लिया था, तो यहाँ पे डेप्ट क्या हो गया? 85 हो गया। लेकिन डेफिसिट कितना हो गया? वो 10 ही है। अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। हाँ, जैसे मान इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो, मान लो कि आपके जो खर्चे हैं वो हैं 100 रुपीज के, ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, और मेरे जो रिसिप्ट है, जो टोटल पैसे मेरे पास हैं वो है 70 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 70 रुपये मेरे पास है ना, उसमें से 55 तो मेरे पास पहले से अपने थे, अपनी सेविंग थे, लेकिन जो 25 थे ना,
वो मैंने कहीं से लोन लिया था। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना कि मैं मान लो कि 55 मेरे पास ऑलरेडी पड़े होंगे, या फिर मान लो कि 30 ही पड़े थे, मैंने 40 कहीं से लोन ले लिया। ठीक है, तो ये जो टोटल लोन लिया है आपने 40, मतलब ये जो 40 का लोन लिया है, ये आपको क्या हो गया, डेब्ट हो गया। डेट क्या हो गया, डेट, आपने उधार लिया है। लेकिन आपके जो एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू में जो अंतर आएगा ना, जो 30 अंतर आएगा, अब इसको भी तो आपको मैच करना है बैलेंस शीट को दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो इसको मैच करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। और सही बात है ना, अगर आपके खर्चे 100 रुपए हैं और आपके पास 70 रुपए हैं ही, तो आपको 30 रुपए और लेने पड़ेंगे। तो ये जो डिफिसिट, जो अंतर आया, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं डिफिसिट। ठीक है, और लोन में ये भी आ जाएगा 30 + 40, ये भी आ जाएगा लोन डेट के अंदर। लेकिन डिफिसिट का मतलब क्या है, अंतर, डिफरेंस क्या है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी डिफिसिट के बेसिस पे बहुत सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले टाइप्स होते हैं। जैसे पहले रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में जो अंतर आएंगे, तो वो बेसिकली क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आएंगे। और आपको भी पता होना चाहिए कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, जैसे सैलरी आपको देना है, या इंटरेस्ट पेमेंट करना है, या आपको सब्सिडी देनी है, या पेंशन देना है, ये सब ऑलरेडी कमिटेड है। आप इसको रोक नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा, ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आप इसको हटा नहीं सकते। सेकंड, अगर मान लो कि एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा देश है जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब ज्यादा करते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे क्या होगा ना कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां से आपके एसेट्स क्रिएट हो सकते थे, वो करने के लिए बहुत पैसा नहीं बचता है। जैसे भारत सरकार के पास अगर आप देखो डिफेंस बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ का या 4 लाख करोड़ के आसपास जाते हैं, लेकिन उस पूरे बजट में 85% तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सैलरी पेमेंट करने में, लोगों को पेंशन देने में 85% तो वहां चला जाता है। जो लास्ट का थोड़ा बचता है उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग फिर अपना डिफेंस मशीनरी बनाते हैं। जिस देश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा कम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है फिर? देखिए, फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो। आपने देखा है कि रेवेन्यू कैपिटल, तो आर प्लस सी, ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस क्या है, आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। अगर इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दोगे तो जो चीज आएगी वो एक डिफिसिट आएगा, है ना। लेकिन क्या इस डिफिसिट को हम लोग फिस्कल डिफिसिट कहेंगे? नहीं कहेंगे। पहली बात तो यहां पे जब आप रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब चीज इंक्लूड कर दिया है ना। यहाँ पे आपने बोरोविंग भी इंक्लूड कर दी है, आपने कहीं से पैसा लिया वो भी इंक्लूड किया है। मान लो कि आपके पास 100 रुपए कम पड़ रहे थे, तो 100 रुपए लेने, उस कम को फिल करने के लिए आपने 100 रुपए कहीं से लोन लिए होंगे, तो लोन को अभी आपने ऐड कर दिया। तो जो 100 रुपए कम पड़ रहा था, आपने उसको लोन के फॉर्म में अगर इसमें ऐड कर दिया, किसमें, कैपिटल रिसिप्ट में, तो वो 100 रुपए तो हट गया ना, वो डिफरेंस तो हट गया, तो डिफरेंस तो बचा ही नहीं। तो जब आप सब चीज ऐड कर लोगे तो आपका डिफिसिट जीरो आएगा। इसलिए आपको एग्जैक्टली चीज निकालने के लिए कि आपने लोन कितना लिया था, वो डिफिसिट कितना था, आपको अपने उस बोरोविंग वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा कि नहीं नहीं, अभी हमको बोरोविंग को हटाने दो, कितना है मेरे पास, कितना डिफिसिट है, हम देख लेंगे बाद में कितना लोन लेना पड़ेगा। तो टोटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट। उस रिसिप्ट में आपने वो लोन भी तो डाला होगा ना, कि आपने जो कर्जा लिया हो कहीं से, ताकि वो जो माइनस आ रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था, उसको आप फिल कर पाओ, उसको हटाना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट बोरोविंग। तो फिजिकल डिफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो फिजिकल डिफिसिट क्या है, इज इक्वल टू टोटल बोरोविंग। आपने बोरो कितना किया है, टोटल मनी, वही तो है फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, ओके। तो भारत में देखिए अभी लगभग हमारा मेन टारगेट रहता है कि हमारा जो फिजिकल डिफिसिट रहे वो 3% ऑफ जीडीपी के आसपास रहे। ये टारगेट भी सेट किया गया था एफआरबीएम के थ्रू, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, ये जो 2003 में आया था। ये कानून अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो इसने हमें ऑब्जेक्टिव दिया था कि भाई अगर आपका फिजिकल डिफिसिट 3% के आसपास है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मतलब मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। चलो ठीक है।
अब है नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डिफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट के फिस्कल डिफिसिट का वो एक बड़ा पार्ट है जो बेसिकली कहाँ पे है, उसको उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब आपका फिस्कल डिफिसिट आया, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट आया तो वो बेसिकली क्या था? टोटल बोरोविंग थी, आपने कितना बोरो किया था मनी, है ना। लेकिन उस बोरोविंग में भी जैसे आपने पैसा कहीं से उठाया, 100 रुपए कहीं से उठाया, तो ऐसा तो थोड़ी, ऐसा नहीं है ना कि इसको यहां से समझते हैं, कहाँ गया। जैसे मान लो कि 2014 में आपने कहीं से पैसा उठाया, ठीक है, क्योंकि आप 100 रुपए उठाया, ठीक, लेकिन 2014 में आपको पेमेंट भी तो करना है, आपने जो पिछले वाले लोन में इंटरेस्ट जो चुकाना है आपको। 2014 में आपने लोन तो उठाया, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है जो आपने लोन उठाया हुआ है पिछले साल से, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। तो हमको पता नहीं चल पा रहा है ना कि हमारा एग्जैक्टली अमाउंट कितना है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एग्जैक्टली कितना लोन लेना है या लोन लिया है, क्योंकि आपका कुछ अमाउंट तो इंटरेस्ट पेमेंट में भी करने चले जा रहे हैं। तो इसलिए उस इंटरेस्ट वाली चीज को हटाना पड़ेगा ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर समझ में आए कि हमारा टोटल लोन कितना है। अगर आपको एग्जैक्ट लोन चाहिए, एग्जैक्ट फिगर चाहिए कि आपका फिस्कल डिफिसिट एक्चुअली में कितना है, उसमें से आप इंटरेस्ट लायबिलिटीज को हटा दीजिए तो आपका प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि सरकार ने एक चीज बोला, बड़ी अच्छी बात बोली कि यार जैसे मान लो कि हमने बोला ग्रांट, ग्रांट समझ में आता है जो फ्री का पैसा होता है। अब फ्री का पैसा जो होता है वो हम लोग जनरली जब किसी भी स्टेट्स को देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है तो वो डालती है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, क्योंकि डेली टू डेली चीज वाली है और जहां से कोई लाइबिलिटी या एसेट्स नहीं बन रहा है। लेकिन मान लो कि अगर सरकार ने ग्रांट दिया और इस इंटेंशन से दिया कि वो स्टेट को उसने मतलब दे दिया, बस मन किया उसने दे दिया, उससे कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है, ना ही कोई एसेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन व्हाट इफ उस स्टेट ने इस पैसे का यूज मनरेगा में कर दिया और मनरेगा में उसने कुछ एसेट्स बनाने में यूज कर दिया, या फिर हाईवे बनाने में यूज कर दिया, या फिर उसने हॉस्पिटल बना दिया, या फिर उसने मशीन खरीद ली है। यानी कि अल्टीमेटली इस ग्रांट का यूज किसके लिए हुआ? एसेट्स को क्रिएट करने में हो रहा है ना। पहले बार में तो लगा कि नहीं क्रिएट नहीं कुछ हो रहा है ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली क्रिएट तो हो रहा है एसेट्स। तो जब अल्टीमेटली आपका एसेट्स क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कैपिटल के एंगल से देखा जाए तो ये क्या कैपिटल रिसिप्ट नहीं हो गया? हो गया। समझ में आया ये बात? हाँ जी, क्योंकि ये आपके एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम इसे कभी कभी ना इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कुछ ग्रांट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, लेकिन ये ग्रांट्स एसेट्स क्रिएट करते हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मनरेगा वाला एग्जांपल भी दिया। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्रांट होंगे, ये जो ग्रांट आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला है वो स्ट्रिक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो इसलिए इस कैटेगरी को और समझने के लिए सरकार ने एक नया डेफिसिट निकाला, उसने बोला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक्चुअली में कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, तो कैसे निकालोगे आप? सिंपली आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो, और दूसरा वो जो एक्सपेंडिचर आपने बोला कि आपने कैपिटल क्रिएट करने के लिए स्टेट्स को दिया था और जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा था, उसको इस वाले से हटा दो क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पिक्चर चाहिए, हटा दिया। फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? सिंपल सी बात है, तो हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, ठीक है, बहुत बार हमने पैसा दिया था, उसमें एक और खर्चा हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तो वो ग्रांट जो हमने स्टेट्स को दिया है कैपिटल एसेट्स करने के लिए, क्योंकि यहां से आपने माइनस किया है ना, यहां से आपने ग्रांट हटा दिया है अपने, तो अपने बजट में अब उस ग्रांट को कहीं ना कहीं तो दिखाओगे। तो कहां दिखाओगे? इस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट वाले में। यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट given by the state center for the creation of the capital assets to the states। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब अभी हमने पढ़ा कि यार जो डिफिसिट आ रहा है, डिफिसिट जो आ रहा है कभी 100 रुपए का आ सकता है। मान लो कि आपका खर्चा था 120 रुपए, आपके पास पैसे थे 100 रुपए, तो आपके पास डिफिसिट कितना हो गया? 20 रुपए। तो 20 रुपए लाओगे कहां से? आपको चाहिए, खर्चा तो आपका ज्यादा है, आपके शौक बहुत बड़े हैं,
उस केस में आपको ये 20 रुपए चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, दोस्त से उधार ले सकते हो तो आप बोरोविंग कर लोगे। कभी आप बोलोगे दोस्त के पास कि भाई तुम्हारे पास पेड़, पैसों की पेड़ है ना, पेड़ मतलब पैसा छाप दो, यानी कि प्रिंट करा दो मनी। सरकार के पास तो पेड़ है ना भाई पैसों की, है ना आरबीआई के पास प्रिंटिंग मनी पावर। तो उस केस में जब आप अपने डिफिसिट को कैसे हैंडल करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, एडिशनल करेंसी को प्रिंट करके या फिर बोरोविंग करके, तो इस डेफिसिट को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग ही कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट आज का जो टॉपिक है, इट्स अ फिस्कल पॉलिसी। हमने लास्ट की क्लास में ना बहुत अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन तो किया, लेकिन फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक तरीका है सरकार के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सरकार, गवर्नमेंट, यहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी एक तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जहां पे सरकार अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंडिचर को, अपने इनकम को एडजस्ट करने की कोशिश करती है पॉलिसीज के माध्यम से। इसी की बहन है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई करती है। और ये भाई बहन दोनों मिलकर जो तांडव मचाते हैं, जो देश का जो इकोनॉमिक गोल होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, कभी कभी बहन आपकी ताकतवर नहीं होगी, कभी कभी भाई आपका ताकतवर हो जाएगा, कभी आपकी बहन ताकतवर हो जाएगी। तो यही है कि कभी कभी फिस्कल पॉलिसी काम कर जाती है, कभी मॉनेटरी पॉलिसी की नीड होती है, कभी दोनों में से एक काम करता है, कभी दोनों साथ में काम करते हैं। और जब दोनों साथ में काम करते हैं तो फिर आप जान जाओ इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसका मेन मकसद क्या है? अब फिस्कल का मतलब पहले समझ जाइए कि फिस्कल का मतलब है सरकार से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो रिसिप्ट होते हैं। और जहां मॉनेटरी आएगा वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है उसका मेन मकसद क्या है? उसका बहुत सारा मकसद है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है, वेलफेयर, मनरेगा, है ना, उनका उद्धार करना। डीपीएसपी जानते ही हो गया, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जहां पे हमारा मेन मकसद क्या है, हम लोग वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी है, हम लोग सर्विस ओरिएंटेड सोसाइटी बनते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो हमारा सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करता है कि हमारा मेन मकसद क्या है। ठीक है, अब ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन कैसे हुआ होगा? जस्ट इमेजिन, लोगों के पास पैसे बहुत होंगे, है ना, डिमांड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा होगा तभी तो इन्फ्लेशन हुआ। अभी डिमांड ज्यादा है यानी कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। जब पैसा बहुत ज्यादा है तो अगर हमें इस सिचुएशन को डील करना है तो सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी एक काम हम करते हैं कि इस मनी को हम मार्केट से हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे मनी? कैसे हटाएंगे? आपके पॉकेट से मनी को बाहर फेंक देंगे। कैसे फेंकेंगे? हम आप पे बोलेंगे टैक्स बढ़ा दो। आपको मैं आप ही को बोल रहा हूँ, टैक्स टैक्स दो, टैक्स दे दो मुझे। हमने टैक्स बढ़ा दिया। अब आपने जैसे टैक्स बढ़ाया उसके बाद बेचारे पास पैसे नहीं बचा, पॉकेट में पैसे ही नहीं है। आपने क्या बोला? भाई जितना तुम लोन दे रहे थे ना फ्री में, 5% पे, 7% पे, लोन बढ़ा दो 10% पे। अब देखते कैसे होगा। क्या हुआ? आरबीआई ने बोला लोन बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया। ठीक है, सरकार ने खर्च कम करना स्टार्ट कर दिया। जो सरकार बार बार आपको ना सब्सिडी दे रही थी, ठीक है, बार बार आपको एलपीजी में सब्सिडी मिलता था, तो वो खत्म हो गया, वो बंद हो गया। लो अब कर लो बात। तो जब इन्फ्लेशन आएगा डिमांड ही होगा। ये तो मैंने चीज समझा दी, ये मैंने समझाया कि कैसे काम करते हैं। तो ऐसे ना बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जब सरकार को लगता है कि मार्केट में लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे रीजन हो सकता हो। तो सरकार बोलती है एक काम करते हैं, अगर खर्चा नहीं कर रहे तो हम एक काम करते हैं ना, इस स्टेट का, इस राज्य का, इस देश का डिमांड को बढ़ाने के लिए हम टैक्सेस कम कर देते हैं और हम अपने खर्चे बढ़ा देंगे। सरकार खुद से खर्च करना स्टार्ट कर देगी। वो खर्च, जैसे मान लो उसने हाईवे बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना, जॉब क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, उन एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसने टैक्स कम कर दिया। तो ये जब सारी चीजें होंगी तो इससे क्या लगता है क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, करेगी ना जी। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो जब सरकार टैक्स घटा के या फिर अपनी खर्चों को बढ़ा के मनी पंप कर रही है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पंप प्राइमिंग। क्या बोलते हैं? पंप प्राइमिंग। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट एक सिचुएशन होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी।
मतलब जब सरकार को मन करता है कि वो अपने मार्केट से, इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाले, तो क्या करेगी? सिंपल सी बात है, टैक्स बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर अपना कम कर देगी। टैक्स बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। एक्सपेंडिचर कम है तो ऐसे जॉब नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा धीरे धीरे। सारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहां पे सरकार क्या करेगी? मनी बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लोगों के पास डिमांड नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन था, उसको टैकल करने के लिए हमने चीजें करी। तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, चाहे वो बूम का सिचुएशन हो, रिसेशन का सिचुएशन हो। बूम का सिचुएशन मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों ने डिमांड किया तभी तो इन्फ्लेशन हुआ है, इस सिचुएशन को बूम बोलते हैं। और रिसेशन का मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते प्राइस मतलब काफी डाउन हो गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है, इस सिचुएशन को रिसेशन बोलते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को टैकल करने के लिए सरकार क्या करेगी? मान लो अगर इन्फ्लेशन है, तो अभी मैंने बोला इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो इस डिमांड को कम करने का टारगेट करेगी। कैसे करेगी? टैक्स कम करके, टैक्स बढ़ा के और एक्सपेंडिचर कम करके। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जब सरकार चीजों को उल्टे वे में टैकल करेगी, अगर इन्फ्लेशन डिमांड ज्यादा है तो डिमांड कम करने की कोशिश करेगी, जो मैंने तरीका बता दिया। तो अगर बूम फेज है, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? उस केस में एक्सपेंशनरी यूज करेगी या फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, सरकार डिमांड कम करना चाहती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो सरकार क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी। लेकिन अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या है? अगर रिसेशन है, उस केस में डिमांड नहीं है, तो सरकार डिमांड को बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज करेगी? एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करेगी, क्योंकि वहां पे आप क्या करोगे? डिमांड बूस्ट करने के लिए करोगे चीजें। ठीक है, तो ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। एक और पॉलिसी होती है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या है? ये बहुत बकवास पॉलिसी है, मत पढ़ो, एकदम फालतू पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना, मान लो कि सरकार बोल रही है कि अभी डिमांड ज्यादा नहीं है, तो सरकार ऐसी पॉलिसी यूज करती है, जैसे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो अगर डिमांड नहीं है और सरकार एक काम करे कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी यूज कर ले, तो उसमें तो और डिमांड कम हो जाएगा, तब तो और सिचुएशन खराब हो गई। यानी कि जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में आप वही चीज करोगे। मतलब अगर डिमांड कम है तो डिमांड, फिर आपने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे डिमांड कम हो गया, तो फिर फायदा ही क्या? तो ये पॉलिसी बहुत डेंजरस होती है, इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आता है, उतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, लास्ट, दिस इज फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी का मतलब होता है जब सरकार को पता है कि उसका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है ना। जैसे मान लो कि अगर आपका 100 रुपया खर्चा था और आपका 100 मात्र 50 रुपया आपका रिवेन्यू है, तो आपको 50 रुपया आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना, आप कर्ज में डूब जाओगे। तो आप कम करो, आप या तो ये आपका खर्च कम करो या तो आप रेवेन्यू कम करो। तो वो तरीका, वो पॉलिसी जिसके थ्रू आप इस चीज को कम करना चाहते हैं, इसको मजबूत करना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। ठीक है, जहां पे आप फालतू के खर्च, जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए खर्च किए होंगे, उसमें कुछ ऐसे खर्च होंगे जो फालतू के खर्च होंगे, हटा दीजिए उसको। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे खर्च होंगे जहां से मतलब आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हटा दीजिए उसको। या फिर आपके जो रेवेन्यू आ रहे होंगे उसको आप बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हो? तो कुछ और जॉब क्रिएट कर दीजिए, है ना, इंडस्ट्री लगा दीजिए। तो ये सारा तरीका जहां पे आप ये सब हटा रहे हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हटा रहे हो, यहाँ रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, और जिसके थ्रू आपका मेन मकसद क्या है? फिस्कल डेफिसिट को स्ट्रॉन्ग करना। दिस इज कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग दिस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कानून लाया गया था, ES शर्मा की कम्युनिटी ने इसको लाया था, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी क्या है ये सारी चीजें। एंड आई थिंक बीपीएससी में इसने क्वेश्चन में पूछा कि कौन से साल में ये आया था, या फिर उत्तराखंड PCS में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो FRBM एक्ट आया था किस साल में आया था, तो ऑप्शन में था ये 2003। तो ये कभी कभी फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे signing off.